आज की कहानी उन अनकही बातों की है जो अक्सर सबसे ज्यादा शोर करती है। ये कहानी है एक खामोश रिश्ते की जो मुंबई की तेज रफ्तार लोकल ट्रेन में शुरू हुआ और एक हादसे में खो गया। ये कहानी है अरमान और मेहर की और उस एक पुराने ट्रेन टिकट की जिसके पीछे छुपी सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर चलिए उस सुबह की ओर जब सब कुछ ठीक था और शायद सब कुछ गलत भी। साल 2012 मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जिसकी सुबह किसी दौड़ से कम नहीं होती। इसी दौड़ का एक हिस्सा था अरमान खान, 27 साल का एक नौजवान जिसकी आंखों में सपने तो थे पर उसकी दुनिया एक छोटी सी डायरी और उसके ऑफिस की क्यूबिकल तक सिमटी हुई थी। अरमान एक इंट्रोवर्ट था जिसे शब्दों से खेलना पसंद था, पर लोगों से बात करने में वो अक्सर हिचकिचाता था। उसकी जिंदगी एक तयशुदा पटरी पर चल रही थी। सुबह 8:15 की विरार चर्चगेट फास्ट लोकल, वही भीड़, वही धक्का मुक्की और वही रोज का सफर। लेकिन पिछले 6 महीनों से इस नीरस सफर में एक सुकून का कोना भी था। एक वजह जो अरमान को हर सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए खींच लाती थी। वो वजह थी मेहर। अरमान को उसका नाम नहीं पता था। उसने उसे बस वो लड़की का नाम दिया था। वो हर सुबह बोरीवली स्टेशन से उसी कोच में चढ़ती थी जहां से अरमान चढ़ता था। उसकी उम्र 24-25 के आसपास होगी। चेहरे पर एक अजीब सी शांति, आंखों में एक गहरी उदासी और होठों पर एक हल्की सी, लगभग न दिखने वाली मुस्कान। वो हमेशा कानों में ईयरफोन लगाए खिड़की वाली सीट पर बैठ जाती और बाहर भागते हुए शहर को देखती रहती। ऐसा लगता था जैसे वो इस भीड़ का हिस्सा होकर भी इस भीड़ से बहुत दूर थी। अरमान ने उसे पहली बार तब देखा था जब एक सुबह उसे सीट नहीं मिली थी और वो दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो एक किताब पढ़ रही थी और बीच बीच में मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद अरमान की आंखें हर सुबह अनजाने में उसे ही ढूंढती थीं। उनके बीच कभी कोई बात नहीं हुई, एक शब्द भी नहीं, पर एक रिश्ता बन गया था, एक खामोश रिश्ता। कभी कभी जब अरमान को सीट मिल जाती, जो कि बहुत कम होता था, तो वो जानबूझकर ऐसी जगह बैठता जहां से मेहर का चेहरा साफ दिखे। वो देखता कि कैसे हवा से उसके बाल उसके चेहरे पर आते और वो उन्हें बड़ी नजाकत से पीछे कर देती। कभी कभी उनकी नजरें टकराती, बस एक पल के लिए, और फिर दोनों ही झिझक कर अपनी नजरें फेर लेते। अरमान अपनी डायरी में उसके बारे में लिखता था। कविताएं, छोटी छोटी कहानियां, सब उसी के इर्द गिर्द होती थी। वो सोचता था, ये कौन है, कहाँ से आती है, इसके ईयरफोन में कौन से गाने बजते होंगे, क्या इसकी जिंदगी में भी कोई है? ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते, पर पूछने की हिम्मत वो कभी नहीं जुटा पाया। इस खामोश कहानी में 2 और किरदार थे। एक थे रघु भाई, जो ट्रेन में चने, मूंगफली और पानी की बोतलें बेचते थे। वो हर किसी से मजाक करते थे और पूरे कोच को जानते थे। वो अक्सर अरमान को मेहर को घूरते हुए देख लेते और आंख मारकर कहते, क्या भाई लाइन मार रहे हो? अरे बात करो, ट्रेन निकल जाएगी तो क्या करोगे? अरमान बस शर्माकर मुस्कुरा देता। दूसरी थी पार्वती आंटी, एक बुजुर्ग महिला जो शायद 60 के पार थी। वो भी रोज उसी ट्रेन से सफर करती थी। उनकी तेज नजरें कोच में बैठे हर इंसान का एक्सरे कर लेती थी। उन्होंने अरमान और मेहर के इस अनकहे रिश्ते को भांप लिया था। कभी कभी जब मेहर सीट पर अकेली होती तो पार्वती आंटी उसके पास जाकर बैठ जाती और कुछ बातें करती। दूर खड़ा अरमान बस उन्हें देखकर जलता रहता। वो सोचता, काश मुझ में भी इतनी हिम्मत होती। एक दिन बारिश बहुत तेज थी, ट्रेन लेट थी और स्टेशन पर भयानक भीड़ थी। अरमान जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ा। कोच खचाखच भरा था। उसे लगा आज वो मेहर को देख भी नहीं पाएगा। तभी उसकी नजर पड़ी। वो कोने में खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई और कांप रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली शांति आज नहीं थी, आज एक परेशानी थी। अरमान ने हिम्मत की। वो भीड़ को चीरता हुआ उसके पास पहुंचा। उसने अपना बैग उतारा और उसमें से एक छोटी सी पानी की बोतल निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। मेहर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके कानों में ईयरफोन नहीं थे। पहली बार अरमान को लगा कि वो उसकी दुनिया में दाखिल हो सकता है। आप ठीक हैं? अरमान की आवाज मुश्किल से निकली। मेहर ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान दी और बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाया।
जैसे ही उसकी उंगलियां अरमान की उंगलियों से छुईं, अरमान को लगा जैसे उसके पूरे जिस्म में एक करंट दौड़ गया हो। उसने बोतल ले ली, पर कुछ बोली नहीं। बस उसकी आंखों में एक शुक्रिया था। उस दिन के बाद उनके बीच की खामोशी में एक नया रंग घुल गया था। अब जब भी उनकी नजरें मिलती तो एक छोटी सी मुस्कान का आदान प्रदान हो जाता। अरमान को लगने लगा था कि शायद ये सिर्फ एक तरफा नहीं है। उसने फैसला कर लिया था, वो अगले हफ्ते शुक्रवार को उससे बात करेगा। उसने अपनी डायरी में एक कविता लिखी थी, सिर्फ उसके लिए। वो उसे वो कविता देना चाहता था। उसने पूरी तैयारी कर ली थी। क्या कहेगा, कैसे कहेगा, सब कुछ सोच लिया था। वो शुक्रवार उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन होने वाला था, या शायद सबसे भयानक। 28 जून 2013, वो शुक्रवार की सुबह। मुंबई की सुबह हमेशा की तरह भाग रही थी, लेकिन आज आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। अरमान जब घर से निकला तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आज उसके दिल की धड़कन सामान्य से ज्यादा तेज थी। उसकी जेब में वो डायरी थी जिसमें उसने मेहर के लिए एक कविता लिखी थी। आज वो हिम्मत करके उसे ये डायरी देने वाला था। वो 8:15 की ट्रेन लगभग 8:40 पर आई। भीड़ पागलों की तरह ट्रेन पर टूट पड़ी। अरमान भी किसी तरह धक्का मुक्की करके अंदर घुस गया। उसकी आंखें बेचैनी से उसे ढूंढ रही थी। और फिर वो दिखी, आज भी खिड़की वाली सीट पर। आज उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना था। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर थीं और वो बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर आज एक अजीब सी उदासी थी जो अरमान ने पहले कभी नहीं देखी थी। ट्रेन चल पड़ी। रघु भाई अपनी मजाकिया आवाज में कुछ बेच रहे थे, लेकिन अरमान का ध्यान सिर्फ मेहर पर था। वो अपनी जगह से हिला और धीरे धीरे उसकी सीट की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या कहूंगा? अगर उसने मना कर दिया? अगर उसे गुस्सा आ गया? हजारों सवाल उसके मन में थे। वो उसकी सीट के पास पहुंच गया। वो अभी भी बाहर देख रही थी। अरमान ने गहरी सांस ली और अपना हाथ जेब में डायरी पर रखा। सुनिए, उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। उसने फिर से कोशिश करने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी एक जोरदार, कान फाड़ देने वाली आवाज आई। एक भयानक झटका लगा। ट्रेन ऐसे हिली जैसे किसी खिलौने को उठाकर फेंक दिया गया हो। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। चीख पुकार मच गई। अरमान का सिर सामने वाले पोल से टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने से पहले उसने जो आखिरी चीज देखी वो थी मेहर का चेहरा, जो डर और हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। फिर सब कुछ खामोश हो गया। जब अरमान की आंखें खुली तो वो एक अस्पताल के बिस्तर पर था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और हाथ में प्लास्टर था। कमरे में दवाइयों की महक थी। एक नर्स उसके पास आई। होश आ गया आपको? आप ठीक हैं? अरमान के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ वो आखिरी मंजर घूम रहा था, वो चीखें, वो झटका और मेहर का चेहरा। ट्रेन का क्या हुआ? उसने टूटी हुई आवाज में पूछा। एक बड़ा हादसा हुआ है, नर्स ने सहानुभूति से कहा। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो बच गए। कई लोग, वो कहते कहते रुक गई। अरमान के दिल में एक खौफनाक ठंड दौड़ गई। एक लड़की थी उसी कोच में, नीले सूट में, खिड़की के पास। नर्स ने अफसोस में सिर हिलाया। बहुत से लोग घायल हुए हैं, कुछ की मौत भी हो गई है। आप आराम कीजिए, आपके परिवार को खबर कर दी गई है। अरमान की दुनिया जैसे थम सी गई थी। वो लड़की मेहर, क्या वो ठीक होगी? अगले कुछ दिन उसके लिए नर्क की तरह थे। अस्पताल का बिस्तर, दर्द और हर पल एक अनजाना डर। टीवी पर, अखबारों में, हर जगह उसी ट्रेन हादसे की खबरें थीं। मरने वालों की तस्वीरें, घायलों की लिस्ट। अरमान हर लिस्ट में, हर तस्वीर में एक ही चेहरा ढूंढता था, मेहर का। लेकिन उसका नाम कहीं नहीं था, न घायलों की लिस्ट में, न मरने वालों की। उसे लगा शायद वो बच गई होगी, शायद उसे मामूली चोटें आई होंगी और वो घर चली गई होगी। इस उम्मीद ने उसे जीने की हिम्मत दी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अरमान महीनों तक उस हादसे के सदमे से उबर नहीं पाया। उसने वो नौकरी छोड़ दी। वो ट्रेनों से डरने लगा था। वो उस रूट पर दोबारा कभी नहीं गया। उसकी डायरी, जिसमें उसने मेहर के लिए कविता लिखी थी,
हादसे वाली जगह पर ही कहीं खो गई थी। उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, सोशल मीडिया पर दोस्तों से पूछकर, यहाँ तक कि वो बोरीवली स्टेशन के बाहर घंटों खड़ा रहता, इस उम्मीद में कि शायद वो एक दिन दिख जाएगी। लेकिन मेहर जैसे हवा में गायब हो गई थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, साल गुजर गए। अरमान ने खुद को संभाला। उसने एक पब्लिशिंग हाउस में नौकरी कर ली। उसने लिखना फिर से शुरू किया। उसने एक किताब भी लिखी जो काफी सफल हुई। उसकी जिंदगी वापस पटरी पर आ गई थी, लेकिन उसके दिल का एक कोना हमेशा के लिए खाली हो गया था। वो अक्सर रातों को जागता और सोचता, उस दिन मेहर का क्या हुआ होगा? क्या वो जिंदा है? क्या उसने कभी मुझे याद किया होगा? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसकी और मेहर की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी, या शायद उसे ऐसा लगता था। अरमान अब मुंबई के एक शांत इलाके बांद्रा में रहता था। उसकी जिंदगी अब काफी व्यवस्थित थी। वो एक सफल लेखक बन चुका था। उसके पास नाम था, पैसा था, लेकिन वो अंदर से आज भी अकेला था। मेहर की याद अब एक धुंधली सी परछाई बन चुकी थी, जो कभी कभी बारिश के मौसम में या ट्रेन की आवाज सुनकर उसके जहन में ताजा हो जाती थी। एक दिन वो अपना पुराना सामान पैक कर रहा था। उसे एक नए बड़े घर में शिफ्ट होना था। पुराने बक्सों को खंगालते हुए उसे एक पुराना फटा हुआ वॉलेट मिला। ये वही वॉलेट था जो हादसे के दिन उसके पास था। पुलिस ने उसे ये वॉलेट अस्पताल में दिया था। उसने उसे तब से संभाल कर रखा था, पर कभी खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। आज न जाने क्यों उसने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने नोट थे, एक दो विजिटिंग कार्ड और एक मुड़ा तुड़ा पीला पड़ चुका ट्रेन का टिकट। 22 जून 2013, बोरीवली से चर्चगेट। वो उसी मनहूस दिन का टिकट था। अरमान के हाथ कांपने लगे। वो उसे फेंकने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर टिकट के पिछले हिस्से पर पड़ी। उस पर नीली स्याही से बहुत जल्दबाजी में कुछ लिखा हुआ था। लिखावट थोड़ी फैली हुई थी, शायद ट्रेन के हिलने की वजह से। उसने टिकट को रोशनी के करीब ले जाकर पढ़ने की कोशिश की। लिखा था, सेंट कैथरीन्स ऑर्फन्स, बांद्रा, कबीर से मिलना। अरमान का दिल जैसे धड़कना भूल गया। सेंट कैथरीन अनाथालय, कबीर, ये किसने लिखा था, कब और क्यों? क्या ये मेहर की लिखावट थी? क्या वो उसे कुछ बताना चाहती थी? लेकिन ये टिकट तो हमेशा उसके वॉलेट में था, तो फिर ये उस पर आया कैसे? हजारों सवाल उसके दिमाग में तूफान की तरह उठने लगे। क्या कबीर उसका बॉयफ्रेंड था या भाई? क्या वो अनाथालय में रहती थी? अगर ऐसा था तो उसने उसे ये टिकट क्यों दिया होगा? या शायद हादसे के बाद जब लोग मदद कर रहे थे, किसी ने ये उसकी जेब में डाल दिया हो। ये एक पहेली थी जिसका कोई सिरा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन सालों बाद अरमान को एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। एक धागा मिला था जो शायद उसे मेहर तक या उसकी सच्चाई तक पहुंचा सकता था। अगले कुछ दिन अरमान सो नहीं पाया। वो बार बार उस टिकट को देखता। कबीर नाम उसके कानों में गूंजता रहता। एक हिस्सा कहता कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, ये सब कुरेदने से सिर्फ दर्द मिलेगा। लेकिन दूसरा हिस्सा जो आज भी मेहर के लिए धड़कता था, उसे सच जानने के लिए उकसा रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया, वो सेंट कैथरीन अनाथालय जाएगा। एक हफ्ते बाद वो उस पते पर पहुंच गया। बांद्रा की एक शांत गली में वो अनाथालय था। पुरानी लेकिन साफ सुथरी इमारत। अंदर बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थीं। अरमान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक अनजान डर और एक अजीब सी उम्मीद के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसकी मुलाकात सिस्टर मैरी से हुई, जो उस अनाथालय की हेड थी। वो एक शांत और ममतामयी महिला थी। अरमान ने झिझकते हुए कहा, सिस्टर, मैं किसी के बारे में पूछने आया हूँ। शायद वो यहाँ रहती थी। उनका नाम मेहर। सिस्टर मैरी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने कहा, मेहर नाम की कई लड़कियां यहाँ से पली बड़ी हैं। आप किस मेहर की बात कर रहे हैं? अरमान ने हिम्मत करके कहा। वो लगभग 24 से 25 साल की होगी। 5-6 साल पहले की बात है। उसके साथ शायद कबीर नाम का कोई। कबीर का नाम सुनते ही सिस्टर मैरी की आंखों में एक पहचान की चमक आई और फिर एक गहरी उदासी छा गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली। हाँ, मैं जानती हूँ उस मेहर को। मेहर और उसका छोटा भाई कबीर दोनों यहीं पले बड़े थे। पहला ट्विस्ट, कबीर उसका भाई था, बॉयफ्रेंड नहीं। अरमान को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से
जमीन खिसक गई हो। वो जिसे अपना कॉम्पिटिटर समझ रहा था, वो तो उसका भाई था। भाई? उसने धीरे से पूछा। हाँ बेटा, कबीर उसका सब कुछ था। वो उससे 7 साल छोटा था। दोनों के माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, तब से दोनों यहीं रहते थे। अरमान ने कांपते हुए हाथों से वो टिकट निकाला। सिस्टर, ये मुझे मिला था। इस पर कबीर से मिलने के लिए लिखा है। सिस्टर मैरी ने टिकट को देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। मेहर ने लिखा होगा ये। वो बहुत प्यार करती थी कबीर से। कहाँ है वो? कबीर और मेहर, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? अरमान की आवाज में एक बेसब्री थी। सिस्टर मैरी ने दुख से अपना सिर झुका लिया। बेटा, कबीर अब इस दुनिया में नहीं है। अरमान सन्न रह गया। क्या? क्या मतलब? कबीर को खून की एक गंभीर बीमारी थी। उसके इलाज में बहुत पैसा लगता था। मेहर ने पढ़ाई के बाद नौकरी शुरू की। दिन रात एक करके पैसे जोड़ती थी ताकि अपने भाई का इलाज करवा सके। वो हर हफ्ते उससे मिलने आती थी, उसके लिए खिलौने, किताबें लाती थी। कबीर की दुनिया सिर्फ उसकी मेहर दीदी थी। अरमान की आंखों के सामने मेहर का वो उदास चेहरा घूमने लगा। अब उसे समझ आ रहा था कि उसकी आंखों में वो गहरी उदासी क्यों थी। वो किसी का इंतजार नहीं करती थी, वो अपने भाई की जिंदगी के लिए लड़ रही थी। और मेहर? अरमान ने डरते डरते पूछा। सिस्टर मैरी ने एक लंबी ठंडी सांस ली। कबीर के जाने के बाद वो पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन उससे भी बड़ा एक तूफान उसकी जिंदगी में पहले ही आ चुका था। वो ट्रेन हादसा। अरमान का दिल बैठ गया। तो वो उस ट्रेन में थी? सिस्टर मैरी ने नान में सिर हिलाया। नहीं बेटा, वो उस ट्रेन में थी ही नहीं। दूसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट, मेहर उस ट्रेन में थी ही नहीं। अरमान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या? लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। वो उसी कोच में थी, खिड़की वाली सीट पर। तुमने उसे देखा होगा, सिस्टर ने धीरे से कहा, लेकिन वो ट्रेन में सफर नहीं कर पाई। उस सुबह जिस दिन हादसा हुआ, कबीर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हमें उसे इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़ा। मेहर जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने पहुंची, उसे यहाँ से फोन आया। वो सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागी। अरमान का दिमाग सुन्न हो गया था। वो उस ट्रेन में नहीं थी, वो जिंदा थी। तो फिर वो इतने सालों तक मिली क्यों नहीं? लेकिन फिर वो कहाँ चली गई? सिस्टर मैरी की आंखों में आंसू आ गए। हादसे की खबर जब उसे मिली तो वो सदमे में चली गई। उसे लगा कि अगर कबीर बीमार न पड़ता तो वो भी उस ट्रेन में होती और शायद उसे सर्वाइवर गिल्ट हो गया था। उसे लगता था कि वो बच गई और इतने सारे लोग मारे गए। वो महीनों तक किसी से बात नहीं करती थी। फिर कुछ समय बाद कबीर भी उसे छोड़कर चला गया। उसके पास मुंबई में रुकने की कोई वजह नहीं बची थी। एक रात वो एक चिट्ठी छोड़कर कहीं चली गई। चिट्ठी? क्या लिखा था उसमें? अरमान ने बेचैनी से पूछा। बस इतना कि वो एक नई शुरुआत करना चाहती है, किसी ऐसी जगह जहाँ शांति हो, जहाँ पहाड़ों की ठंडी हवा हो और लोगों का शोर ना हो। उसने लिखा था कि मुंबई ने उसे सब कुछ दिया और फिर सब कुछ छीन लिया। अरमान वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। मेहर जिंदा थी, लेकिन वो कहाँ थी ये कोई नहीं जानता था। वो एक ऐसे दर्द से गुजरी थी जिसका अरमान अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। उसकी खामोश मुस्कान के पीछे एक पूरा तूफान छिपा था और वो टिकट अब अरमान को समझ आया। शायद उस सुबह मेहर ने वो टिकट पर पता इसलिए लिखा था ताकि वो उसे दे सके। शायद वो उसे अपने भाई से मिलवाना चाहती थी। शायद उस दिन वो अपनी खामोशी तोड़ने वाली थी। एक हादसा जिसने कितनी जिंदगियों को, कितनी कहानियों को पटरी से उतार दिया था। अनाथालय से निकलने के बाद अरमान कई दिनों तक एक अजीब सी हालत में रहा। एक तरफ उसे ये जानकर सुकून था कि मेहर जिंदा है, तो दूसरी तरफ उसका दिल इस बात से दुखी था कि उसने कितनी तकलीफें झेली हैं। वो खुद को कोस रहा था कि काश उसने पहले हिम्मत की होती, काश उसने उससे बात की होती, तो शायद वो उसके दर्द को बांट सकता। अब उसके जीने का मकसद बदल गया था। अब उसे सिर्फ मेहर को ढूंढना था। उसे बताना था कि कोई है जो आज भी उसकी परवाह करता है। उसके पास सिर्फ एक सुराग था, पहाड़। ये सुराग एक समंदर में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन अरमान ने हार नहीं मानी। उसने अपने लेखक वाले दिमाग का इस्तेमाल किया।
वो सोचने लगा, मेहर जैसी लड़की जिसे शांति पसंद थी, जो किताबों में खोई रहती थी, वो कैसी जगह जाएगी। उसने अपनी नौकरी से एक लंबी छुट्टी ली। उसका पहला पड़ाव था हिमाचल। उसने शिमला, मनाली, धर्मशाला, कई शहरों की खाक छानी। वो छोटी छोटी लाइब्रेरियों, बुक स्टोर्स, स्कूलों में जाकर उसके बारे में पूछता। वो लोगों को उसकी धुंधली सी तस्वीर दिखाता, जो उसने अपनी याददाश्त के आधार पर एक स्केच आर्टिस्ट से बनवाई थी। महीने बीत गए, कोई सुराग नहीं मिला। अरमान थकने लगा था, उसकी उम्मीद टूटने लगी थी। शायद मेहर ने अपनी एक नई दुनिया बसा ली हो, जिसमें अतीत की कोई जगह न हो। शायद उसे ढूंढना गलत था। वो वापस लौटने का मन बना चुका था। वो कसौली में था, अपनी आखिरी कोशिश के तौर पर। कसौली, एक छोटा शांत हिल स्टेशन। एक शाम वो यूं ही शहर की मॉल रोड पर घूम रहा था। उसका दिल भारी था। तभी उसकी नजर एक छोटे से पुराने से बुक स्टोर पर पड़ी। बोर्ड पर लिखा था, कबीर्स कॉर्नर। अरमान के कदम वहीं जम गए। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। कांपते हुए कदमों से वो दुकान के अंदर गया। दुकान अंदर से बहुत शांत और सुकून देने वाली थी। चारों तरफ किताबें थीं और लकड़ी की धीमी धीमी खुशबू। एक कोने में कुछ छोटे छोटे बच्चे जमीन पर बैठे थे और एक लड़की उन्हें कहानी सुना रही थी। उसकी पीठ अरमान की तरफ थी। उसकी आवाज वही आवाज तो नहीं थी, क्योंकि अरमान ने उसे कभी सुना ही नहीं था, पर उस आवाज में एक ठहराव था, एक शांति थी जो बिल्कुल मेहर जैसी थी। वो लड़की कहानी सुनाते सुनाते रुकी और बच्चों को मुस्कुराकर देखने के लिए पलटी। और वो मेहर थी। वही चेहरा, वही आंखें। बस अब उनमें वो गहरी उदासी नहीं थी, एक सुकून था। वक़्त ने उसके चेहरे पर कुछ लकीरें बना दी थी, पर उसकी मुस्कान आज भी वैसी ही थी, हल्की और सच्ची। अरमान वहीं दरवाजे पर जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या कहे। इतने सालों के सवाल, इतने सालों की तलाश आज उसके सामने खड़ी थी। मेहर की नजर उस पर पड़ी। पहले तो उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक आई, जैसे वो किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हो। और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें फैल गईं। उसके होंठ हल्के से खुले। वो उसे पहचान गई थी। बच्चों को कहानी में मगन छोड़कर वो धीरे धीरे उठी और अरमान की तरफ बढ़ी। दोनों के बीच कुछ फीट की दूरी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सालों का फासला तय हो रहा हो। आप? मेहर की आवाज कांप रही थी। अरमान कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बस सिर हिलाकर हाँ कहा। लेकिन आप तो उस ट्रेन में थे। मेहर की आवाज में एक हैरानी और एक पुराना दर्द था। मैंने सोचा था मैं बच गया था, अरमान ने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा। और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, हर जगह। मेहर की आंखें भी भर आईं। वो खामोशी जो मुंबई की लोकल ट्रेन में उनके बीच थी, आज कसौली की इस शांत शाम में टूट रही थी। उस रात उन्होंने बहुत सारी बातें की। मेहर ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई, अपने भाई के बारे में, अपने अकेलेपन के बारे में और उस हादसे के बाद के अपने दर्द के बारे में। उसने बताया कि कैसे वो मुंबई से भागकर यहाँ आई और कैसे इस बुक स्टोर को खोलकर उसने अपने भाई की यादों को जिंदा रखा। वो इन बच्चों को पढ़ाकर, उन्हें कहानियां सुनाकर अपने गम को भूलने की कोशिश करती थी। फिर अरमान ने उसे अपनी कहानी बताई, कैसे वो उसे रोज देखता था, कैसे उसने उसके लिए कविताएं लिखी और कैसे इतने सालों तक उसकी याद में जीता रहा। बात करते करते अरमान ने उस टिकट का जिक्र किया। उस दिन ट्रेन में वो टिकट तुम्हारी सीट के पास गिरा था। उस पर लिखा था, कबीर से मिलना। मुझे लगा कि शायद तुमने मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा है। मेहर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। नहीं, वो टिकट मेरा नहीं था। अरमान चौंक गया। क्या मतलब? वो लिखावट तुम्हारी नहीं थी? नहीं, मेहर ने कहा। मैंने उस दिन टिकट खरीदा ही नहीं था। मैं प्लेटफॉर्म पर ही थी जब मुझे अस्पताल से फोन आ गया और मैं भाग गई। अरमान का दिमाग फिर से घूम गया। तो फिर वो टिकट किसका था और उस पर वो सब किसने लिखा था? मेहर कुछ देर सोचती रही और फिर अचानक उसकी आंखों में एक पुरानी याद कौन थी? पार्वती आंटी, उसने धीरे से कहा। पार्वती आंटी, वो बुजुर्ग महिला? अरमान को याद आया। हाँ, मेहर बोली। वो अक्सर मुझसे बात करती थी। उन्होंने कई बार तुम्हारे बारे में भी पूछा था।
वो कहती थी, वो लड़का तुझे बहुत देखता है, अच्छा लड़का लगता है। उस सुबह भी जब मैं स्टेशन पर परेशान खड़ी थी, वो मेरे पास आई थी। मैंने उन्हें बताया था कि मेरे भाई की तबीयत खराब है और मुझे जल्दी जाना है। उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं चिंता न करूं, सब ठीक हो जाएगा। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थी। पार्वती आंटी ने उन दोनों के खामोश रिश्ते को देखा था। उन्होंने शायद मेहर की परेशानी को भी समझा था। उस सुबह जब मेहर स्टेशन से चली गई तो शायद पार्वती आंटी ने ही वो टिकट खरीदा और उस पर अनाथालय का पता लिखा, इस उम्मीद में कि वो अरमान को दे देंगी। वो शायद उन दोनों को मिलवाना चाहती थी, लेकिन हादसे के शोर में जब हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था, शायद उन्होंने ही या किसी और ने मदद करते वक्त वो टिकट अरमान की जेब में डाल दिया हो। और सबसे दुखद बात, पार्वती आंटी का नाम मरने वालों की लिस्ट में था। वो एक फरिश्ता थी जो दो दिलों को मिलाना चाहती थी और इस कोशिश में खुद इस दुनिया से चली गई। ये जानकर अरमान और मेहर दोनों की आंखें भर आईं। उनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं थी, इसमें एक अनजान महिला का निस्वार्थ प्यार भी शामिल था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अरमान कसौली में ही रुक गया। वो मेहर के साथ उसके बुक स्टोर में काम करने लगा। उसने बच्चों के लिए कहानियां लिखनी शुरू कर दी। मेहर अपनी दुनिया में अरमान को पाकर फिर से मुस्कुराने लगी थी। उनकी प्रेम कहानी में वो फिल्मी बातें नहीं थी, कोई बड़े बड़े वादे नहीं थे, कोई शोर शराबा नहीं था। उनकी कहानी में एक गहरा ठहराव था, एक दूसरे के दर्द को समझने का सुकून था। एक दिन अरमान और मेहर बुक स्टोर के बाहर बैठे पहाड़ों को देख रहे थे। अरमान ने मेहर का हाथ थामा। मैं सोच रहा था हमारी कहानी की शुरुआत कितनी अजीब थी। एक शोर भरी ट्रेन में दो खामोश लोग। मेहर मुस्कुराई। शायद खामोशी ही हमारी जुबान थी। अरमान, हमने बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की रूह को महसूस कर लिया था। अरमान ने अपनी डायरी निकाली। वही पुरानी डायरी तो नहीं, पर एक नई डायरी। उसने एक पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। कुछ सफर पटरियों पर होते हैं और कुछ दिलों के अंदर। हमारी कहानी उस ट्रेन से शुरू हुई जो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची, पर शायद हमारी मंजिल वो ट्रेन थी ही नहीं। हमारी मंजिल तो एक दूसरे की आंखों में छुपी वो खामोशी थी जिसे पढ़ने में हमें सालों लग गए। मेहर ने अपना सिर अरमान के कंधे पर रख दिया। पहाड़ों के पीछे सूरज डूब रहा था और दो टूटे हुए दिल एक दूसरे के साथ मिलकर अब पूरे हो रहे थे। उनकी कहानी ने उन्हें सिखाया था कि जिंदगी कभी कभी आपको सबसे भयानक हादसों से गुजारती है ताकि आप सबसे खूबसूरत मंजिल तक पहुंच सकें। बस जरूरत है उस एक आखिरी टिकट को संभालने की, उम्मीद के उस आखिरी टिकट को। तो दोस्तों, ये थी अरमान और मेहर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार शोर नहीं करता, वो खामोशी से महसूस किया जाता है। और कभी कभी किस्मत हमें अलग करती है सिर्फ इसलिए ताकि वो हमें सही वक्त पर सही जगह हमेशा के लिए मिला सके। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।